ब्रॉट टू यू बाय LIC ऑफ इंडिया, हर पल आपके साथ। वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी और उससे पहले स्टॉक मार्केट पे हलचल आनी शुरू हो गई है। देखिए, ये बजट हर वर्ग को प्रभावित करेगा और खास तौर से तो शेयर मार्केट पे तय है कि इस बजट का बहुत बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन पहले ही मार्केट सरेंडर कर चुका है, और क्या अब निचले स्तरों से कुछ रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए? अगर हाँ, तो फिर कौन से स्टॉक्स पे बेट लगाने का ये सही समय है? इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। शरद अवस्थी जी, हेड PCG रिसर्च। शरद जी, बहुत शुक्रिया बिस्तक को अपना समय देने के लिए। शुक्रिया जी मुझे इनवाइट करने के लिए। सर, सबसे पहला सवाल तो बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर चल रही हैं, और ये जो बजट जो इस बार वित्त मंत्री पेश करेंगी, इसका असर आप क्या समझते हैं, कितना पड़ सकता है स्टॉक मार्केट पे? इस बार जितनी हमें जो चीज़ें हमें महसूस हो रही हैं उससे तो यही लगता है कि शायद पिछले 4-5 सालों में सबसे अट्रैक्टिव बजट होगा। पिछले 4-5 सालों में हर बजट इवेंट पे हमें यही लिखना पड़ा कि शायद ये एक नॉन इवेंट है। बट इस बार मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ जिस टाइप की इकोनॉमी की सिचुएशन है और जो कंडीशन में हम ऑलरेडी हैं, कंजम्पशन को भी स्पर करने की ज़रूरत है, कैपेक्सेस को भी स्पर करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है एक ऑलराउंड एक्टिव बजट होना चाहिए जहां इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर पे कुछ काम होना चाहिए, इनकम टैक्स पे कुछ काम होना चाहिए, कैपेक्स को बूस्ट मिलना चाहिए और डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंजम्पशन को भी बूस्ट मिलना चाहिए। तो जैसा आप भी बोल रहे थे, मुझे लगता है इस बार का ये बजट शायद एक ऐतिहासिक बजट होगा और काफी एक्टिव बजट होगा जो इकोनॉमी के हर पहलू को छू के कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसा कि है कि हर बजट एक मुश्किल अपॉर्चुनिटी होता है क्योंकि आपको अल्टीमेटली एक पॉकेट से निकाल के दूसरे पॉकेट में बैलेंसिंग करनी पड़ती है। बट फिर भी मुझे लगता है कि इस बार का प्रोजेक्ट शायद सबसे ज़्यादा प्रोएक्टिव होगा पिछले 4-5 सालों में। तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास काफ़ी काम रहेगा बजट के इर्द गिर्द। लेकिन मार्केट थोड़ा नर्वस हो रहा है। बजट से पहले हमने देखा बहुत तगड़ी करेक्शन स्टॉक मार्केट पे आई। अभी वैल्यूएशंस आपको शेयर बाजार के कैसे लगते हैं? और देखिए, वैल्यूएशंस तो मुझे नहीं लगता कि बहुत अनकंफर्टिंग है। पिछले 6 महीने 8 महीनों में जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजार बढ़े और भारतीय बाजारों ने अंडर परफॉर्म किया, तो जो वैल्यूएशन गैप था वो काफी हद तक अब अब्जॉर्ब हो गया है। मुझे नहीं लगता कि अब वो प्रीमियम वैल्यूएशन पे भारतीय बाजार ट्रेड कर रहे हैं। और बजट से ज्यादा मुझे लगता है जो नर्वसनेस है वो इस बात की है कि डॉलर और US इंटरेस्ट रेट्स जिस तरीके से मूव कर रहे हैं, कि फेड के कट्स आने के बावजूद आपको 10 ईयर सिक्योरिटीज वगैरह में जो मूवमेंट दिखी है वो काफी अननर्विंग है। किसी को क्लैरिटी नहीं आ रही है कि एक्चुअली वो मूव किधर बैठ रही है। तो नीचे की तरफ का रुख करेगी आने वाले समय में, जिसका सीधा असर आपको टेक्नोलॉजी पे ये आप कुल मिला के एक पॉजिटिव डेवलपमेंट का व्यू बनना चाहिए अगले 3 से 6 महीनों में। प्लस ट्रम्प के टैरिफ्स का एक में उसकी प्रॉब्लम सबसे कम होगी। तो कुल मिला के मुझे लगता है ज्यादा नर्वसनेस अभी तक तो कोई क्लियर व्यू नहीं दे रही है। बट मुझे लगता है जिस तरीके की मूवमेंट है, अगर आप लोअर इंटरेस्ट रेट्स की बात कर रहे हैं, तो ग्रेजुअली आपको करेंसी का बेनिफिट भी मिलना चाहिए। और जब आप एक स्टेबल इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे या लोअर इंटरेस्ट रेट ट्रेजेक्टरी की बात करेंगे, तो बहुत बड़ा फायदा आपको FII इनफ्लोज में भी दिखना चाहिए, जो प्राइमरी रीजन रहा है बाजार की कमजोरी का। तो कुल मिला के मैं ये मान रहा हूँ कि अगले 3 से 6 महीनों में ज्यादातर जो हेडविंड्स हैं वो टेलविंड्स की तरह कन्वर्ट हो जाएंगी भारतीय बाजारों के लिए। अच्छा, ये हम बजट की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमने यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट पे क्या असर देखने को मिलेगा। और अभी आपने खुद कुछ टॉपिक्स छेड़ दिए हैं, FIs की सेलिंग, डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री। आपकी हमारी बात हो रही है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन सेरेमनी भी है। ऐसा क्या करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया भर के बाजार कांप रहे हैं? अब देखिए, टैरिफ्स वो हमेशा बहुत वोकल रहे हैं कि वो टैरिफ्स को लेके काम करेंगे। और US में ऐसा नहीं है कि आज पहली बार है। मैं कुछ दिन पहले देख रहा था ब्लूमबर्ग में कुछ इंटरव्यूज वो रन कर रहे थे। 1987 के दौरान भी कुछ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने इस चीज़ के लिए कहा था कि हम बुरे नेगोशिएटर्स हैं और टैरिफ्स पे हमें और क्लैरिटी से नेगोशिएट करना चाहिए अगर हमें डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बूस्ट करना है। तो मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप की भी प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को वो बूस्ट करे। और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए वो हो सकता है बहुत हार्डली नेगोशिएट करे टैरिफ्स वगैरह पे कुछ कंट्रीज से, जहां वो बहुत डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे हैं। चाइना सर्टेनली उनके रडार पे टॉप ऑफ द लाइन होगा।
बट इसमें उनको साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सब अचानक नहीं कर सकते वो, क्योंकि उसके लिए उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी पे एक इन्फ्लेशनरी ट्रेजेक्टरी में बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। तो वो ग्रेजुअली करेंगे। बट नोइंग ट्रम्प, वो जिस तरीके से बात करते हैं, वो थोड़े वोकल हैं, सोशल मीडिया प्रेजेंस वगैरह भी उनकी स्ट्रांग रहती है। तो वो अगर होता है तो हो सकता है बाजार में थोड़ी आपको वोलेटिलिटी मिले, बेस्ड ऑन जो हम डेसिफर करें उनके सोशल मीडिया ट्वीट्स वगैरह से या जो भी। बट ऑन द ग्राउंड जो भी इम्पैक्ट होगा, मुझे लगता है वो काफी स्लो और ग्रेजुअल रहना चाहिए। और दूसरा जो आपने बात की एफआईज, ये क्या, किस चीज को देखना चाह रहे हैं एफआईज? हम देख ही नहीं रहे इनको खरीदारी करते हुए। रिजल्ट सीजन भी निकल निकल गया। डोनाल्ड ट्रंप की अब ये इनॉग्रेशन सेरेमनी भी निकल जाएगी, कोई ऐसा बड़ा आंकड़ा आया ही नहीं एफआईज का भारतीय बाजारों में, तो क्यों रूठे हुए हैं इंडियन मार्केट से ये? नहीं, वो प्राइमरली इंटरेस्ट रेट्स का कनेक्शन है और करेंसी का कनेक्शन है, और मुझे लगता है इंटरेस्ट रेट और करेंसी आपस में इंटरट्वाइंड है। और इन दोनों को प्राइमरी जो फैक्टर इफेक्ट कर रहा है वो इन्फ्लेशन है। जैसे जैसे फेड को एक क्लैरिटी आती है कि इंटरेस्ट रेट्स प्रोबेबली नीचे जा रहे हैं, इन्फ्लेशन नीचे जा रहा है, वैसे वैसे आपको इंटरेस्ट रेट्स की ट्रेजेक्टरी भी नीचे जाती दिखेगी। और जैसे जैसे ये कंफर्मेशन किक इन होता है कि हम एक लोअर इंटरेस्ट रेट ट्रेजेक्टरी की तरफ जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रिस्क ऑन चालू होता है वो चालू हो जाएगा। तो इंटरनेशनल फ्लोज जो है वो इमर्जिंग या डेवलपिंग इकोनॉमीज की तरफ आने लगेंगे। उसका फायदा ऑब्वियसली भारत को भी सबसे बड़े तौर पे होना चाहिए। अच्छा, अब कमिंग बैक टू बजट, क्या प्राइमरी फोकस एरियाज रहने वाले हैं सेक्टर स्पेसिफिक? हर बार बात होती है रेलवे, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये शेयर्स तो चल ही नहीं रहे हैं। तो ऐसा वित्त मंत्री क्या कर दें ऐलान जो इस सब स्टॉक्स में एकदम से तेजी आ जाए? देखिए रजत, दो तीन चीजें, रेलवे, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर, तीन सेक्टर्स की आपने बात की। रेलवे और डिफेंस में पिछले 1.5 साल में हमने जिस तरीके की री रेटिंग और चेंज देखा है वो काफी सब्सटैंशियल है। लेकिन फिलहाल हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ टॉप से जो 30-35% करेक्शन आई है हम उसकी बात कर रहे हैं। उसके पहले जो स्टॉक 3-3, 4-4, 5-5 गुना हुए हैं हम उसकी बात नहीं कर रहे। तो जब कुछ स्टॉक्स में ऐसी री रेटिंग होती है कि वो 4-5 गुना हो जाते हैं, तो मेरे हिसाब से ज्यादातर पॉजिटिव शायद वो फैक्टर इन कर लेते हैं। डिफेंस और रेलवेज के केस में ज्यादातर वही हुआ। अब यहां से अगर उनके इस नैरेटिव को और एक्सपैंड करना है तो मेरे हिसाब से एक मेजर ट्रिगर होगा एक्सपोर्ट्स। वो किस तरीके से अपने एक्सपोर्ट्स को रियलाइन करके ग्रो कर पाते हैं। और दोनों ही बिजनेस लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड्स के प्रोजेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट रहती है, लैंड एक्विजिशन वगैरह की प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व होती हैं, डिफेंस में अप्रूवल्स की प्रॉब्लम रहती है, इनकम्बेंट गवर्नमेंट चेंज होने की प्रॉब्लम्स रहती है, प्लान अप्रूवल, डिजाइन अप्रूवल के रिस्क रहते हैं। तो और ये लंबे समय के प्रोजेक्ट होते हैं, 3-3, 4-4 साल। और किसी भी पीरियड में, जैसे आपके फार्मा में R&D में लास्ट स्टेज में जाके एक प्रोडक्ट फेल हो सकता है, डिफेंस वगैरह में भी लास्ट स्टेज में जाके एक प्रोजेक्ट प्रोडक्ट रिजेक्ट हो सकता है। तो मुझे लगता है ये रिस्क है इन इंडस्ट्रीज के। लेकिन अगर आप उसके कंपैरिजन में जो इनके ग्रोथ रेट्स हैं, मेरे हिसाब से अक्रॉस डिफेंस, अगर आप किसी भी कंपनी को उठा के देखें तो उनकी ऑर्डर बुक शायद उनके एग्जिस्टिंग सेल से 4-5 गुना से ज्यादा है। एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम अलग अलग है, कॉम्प्लिकेशंस अलग अलग है। बट ये तो अश्योर करते हैं कि अगले 2-3 साल नंबर्स बहुत स्टेबल आने वाले हैं। मोड काफी स्ट्रांग है। अगर एक्सपोर्ट का ट्रिगर मिलता है और ऑफसेट क्लॉज की और जो चीजें हैं वो इम्पैक्ट करनी इनको नंबर्स में चालू करती है, एग्जीक्यूशन फास्ट होता है, तो मेरे हिसाब से आने वाले समय में इनकी री रेटिंग और स्ट्रांग हो सकती है। बट एक फर्स्ट लेग ऑफ री रेटिंग इन सारे स्टॉक्स का हो चुका है। बजट में जहां तक मुझे लगता है कि रेलवे और डिफेंस पे फोकस अभी भी रहेगा। डिफेंस हमारे शायद टॉप स्पेंड आइटम में हमेशा रहा है, अभी भी रहेगा। डोमेस्टिक जो लोकलाइजेशन पे फोकस है वो अभी भी रहेगा। रेलवेज में अभी भी जो कैपेक्स करना है, खास करके कार्गो में जिस टाइप के शेयर की रेलवेज बात कर रही है, अगर उनको वो अचीव करना है तो अभी भी उसमें काफी काम उनको करने की जरूरत है। और लगातार हमने देखा है कोचेस की इंप्रूवमेंट, चाहे वंदे भारत की अनाउंसमेंट्स ये होती जा रही हैं, लाइन इंप्रूवमेंट्स। तो मुझे लगता है रेलवेज और इस डिफेंस में तो आपका ये काम चलता रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, हम लोग सब शहरों में रहते हैं और हमें मालूम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत इवन शहरों में क्या है। टायर 2 टायर 3 को हम छोड़ देते हैं, कुछ स्टेट्स को छोड़ देते हैं, बट ज्यादातर स्टेट्स में जहाँ पे ओल्ड सिटीज हैं, बॉम्बे हो गई, कलकत्ता हो गया, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत है, इवन दिल्ली आप जाइए तो जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन वगैरह के कंजेशन जोन्स हैं वहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मुझे लगता है अभी भी अर्बन इंफ्रा को डेवलप करने में बहुत स्कोप है, हमारे पास बहुत कुछ करना बाकी है। तो वो स्पेस तो मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल में कहीं कम होने वाली है पूरी पैन इंडिया को कवर करने में। तो इंफ्रा, डिफेंस, रेलवेज फोकस एरिया रहेंगे। लेकिन क्या आप उतना इंक्रीमेंटल ग्रोथ देख पाएंगे जो हमने पिछले कुछ समय में देखा है, या जितनी री रेटिंग इनकी ऑलरेडी हो गई है?
वो मुझे डाउटफुल है, अनलेस एंड अनटिल खास करके डिफेंस और रेलवेज के लिए एक्सपोर्ट वाले ट्रिगर्स वर्कआउट करते हैं। अगर एक्सपोर्ट से कोई बड़े ट्रिगर आते हैं तो मुझे लगता है डिफेंस और रेलवेज में और एक राउंड ऑफ री रेटिंग पॉसिबल यही शिकायत होती है सबकी, पावर स्टॉक चलते तो हैं लेकिन बहुत धीरे चलते हैं, बहुत ही धीमी गति से। तो यही कारण होता है कि बहुत लंबी अवधि के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जेस्टेशन पीरियड बहुत ज्यादा होता है इनके साथ भी। और पावर स्टॉक्स क्या आपको पसंद है, ट्रेडिशनल पावर कंपनियों के साथ जाएंगे या फिर रिन्यूएबल सेक्टर से जुड़ी पावर कंपनियों के साथ? नहीं, मुझे लगता है अभी अगर आपको फोकस करना है तो आपको रेन्यूएबल पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिशनल पावर कंपनीज में एनटीपीसी हमेशा आपको अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे मिलता था, या टीएनडी में आपको पावर ग्रिड अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे मिलता था। लेकिन पिछले 2-3 सालों में जिस टाइप की री रेटिंग इन जगहों पे हुई है, बहुत कम स्पेस बचती है मेरे हिसाब से वापस री रेट होने की या और इवैल्यूएट होने की अपवर्ड साइड पे। तो मुझे नहीं लगता कि पावर कंपनीज में अक्रॉस द बोर्ड आपके पास कोई स्कोप है इन जगहों पे, अगर आप सिर्फ साल 2 साल का व्यू लेके चल रहे हैं। तो मुझे लगता है फॉर द टाइम बिंग वहाँ नहीं, बट रिन्यूएबल एनर्जी सर्टेनली एक स्पेस है जहाँ आपको बहुत सारे पॉजिटिव सरप्राइजेस मिल सकते हैं। तो कुछ अडानी समूह की कंपनी, अडानी ग्रीन वगैरह, जहाँ कैपेक्स काफी तगड़ा हो सकता है पिछले 4-5 सालों में, कभी शायद हमें इन स्टॉक को ये वैल्यूएशन पे नहीं देखा है। तो वो एक एडवांटेजियस पोजीशन है। सिमिलरली रेन्यूएबल एनर्जी स्पेस में मुझे लगता है एच डब्ल्यू सोलर एक बढ़िया नाम हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। रिसेंटली थोड़ा स्टॉक करेक्ट भी हुआ है और शायद उन्होंने फॉरवर्ड गाइडेंस वगैरह भी थोड़ी सी कर्टेल की है। बट जिस टाइप के प्रोजेक्ट्स उनके पास है, एक आधा प्रोजेक्ट अगर बड़ा कन्वर्ट होता है तो मुझे लगता है वहां से आपको काफी बड़ी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। पर रिसेंटली हमने देखा कि पावर कंपनियों में एकदम से होड़ से लगी हुई पावर कंपनियां नहीं, इनफैक्ट अलग अलग कंपनियां अपने अपने कैप्टिव पावर प्लांट्स तो लगा ही रहे हैं, पर साथ साथ ये जो पावर कंपनियां हैं इनकी भी एकदम से क्षमता बहुत तेज गति से बढ़ी। अच्छा, हाल फिलहाल में ना कुछ लिस्टिंग भी हुई थी जिसमें लिस्टिंग गेन्स तो मिल गए, लेकिन उसके बाद जिन्होंने खरीदे उन्होंने अपने हाथ जलाए। वारी रिन्यूएबल्स की लिस्टिंग हुई थी, ऊपरी स्तरों पे वो नीचे आया। एनटीपीसी ग्रीन की लिस्टिंग हुई थी, ऊपरी स्तरों पे वो नीचे आया। तो लोगों ने सोचा कि भैया ग्रीन लिखा हुआ है पीछे, रिन्यूएबल लिखा हुआ है तो दौड़ेगा। दौड़ा तो है नहीं। अच्छा, ऊपर से जो एग्जिस्टिंग है रिन्यूएबल वाले, इर्डा, इर्डा का स्टॉक भी पिछले बजट की तुलना में अभी देखोगे तो कहाँ चल पाया। और साथ ही साथ पीएफसी आरईसी, तो पैसा बनेगा क्या पावर सेक्टर में? पैसा बनेगा रजत जी, लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं हर इन्वेस्टर को जो सवाल अभी बाजार में थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, बहुत ज्यादा भाव पे फोकस है। मुझे लगता है हर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करके ये सवाल पूछना चाहिए कि आप क्या वैल्यूएशन दे रहे हैं। आज हिरेडा पीक पे शायद 6 या 7 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा था, या शायद उससे भी ज्यादा। तो मैं 75 रुपए में बोल रहा था फेयरली फुल्ली वैल्यूड है। ठीक है, वहां से वो कितना 200 250 रुपए शायद चला गया। तो ऑप्टिमिज्म एक चीज होती है और प्राइस में कितनी ऑप्टिमिज्म है वो समझना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है अक्रॉस द बोर्ड जिन भी स्टॉक्स के आपने नाम लिए, वारी, अब वारी जब हमने आईपीओ रिपोर्ट बनाई तो हमारी फेयर वैल्यूएशन 2400-2500 के आसपास आ रही थी, वो लिस्ट होने के बाद 3500 हो गया। तो ऐसा नहीं है कि कंपनीज खराब है, एक टाइम फ्रेम में ये कंपनीज भी अच्छा करेंगी। आज वो पीवी सेल्स में जा रहे हैं जो एक हायर मार्जिन कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है, जैसे जैसे वो स्टेबलाइज होता है। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि एक पीवी सेल बिजनेस को स्टेबलाइज करने में कितना टाइम लगता है, या उसमें क्या इनहेरेंट रिस्क्स होते हैं? तो वो सब चीजें समझनी है। अभी क्या होता है, एक नैरेटिव चलाया जाता है कि हाँ इसमें सब अच्छा है, इरेडा में सब अच्छा है। लेकिन एक फाइनेंस कंपनी में सब अच्छा होते हुए भी लास्ट क्वार्टर के नतीजों में हमने देखा कि उनको थोड़ा सा एनपीए का प्रेशर बढ़ा है, क्योंकि रिटेल उनके लिए एक नया वर्टिकल है जहां वो फोकस कर रहे हैं। तो किसी भी लेंडिंग कर्व में एक लर्निंग कर्व भी होता है जहां आप ये सीखते हैं कि कैसे इवॉल्व हो रहा है मार्केट स्पेस और कैसे क्रेडिट प्रोफाइल को बेटर मैनेज करना है। तो ये ऐसा रॉकेट साइंस या लीनियर नहीं होता कि बस आपने लेंड कर दिया काम खत्म। लेंडिंग में लेंड करना आसान है, पैसे वापस लेना मुश्किल होती है। तो बेसिक जो बिजनेस की निटिग्रिटीज है, अगर आप थोड़ा सा वो समझने की कोशिश करेंगे, क्या वैल्यूएशन आप दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप इसमें फंसेंगे। लेकिन बहुत सारी नई जनरेशन जो इन्वेस्टर्स की है या ट्रेडर्स की है, वो ये सब चीजें नहीं समझते। उन्हें एक ब्रॉडर थीम समझाई जाती है और वो जंप इन करते हैं कि हाँ इसमें पैसा बन जाएगा। बट शॉर्ट टर्म में हो सकता है 2-5 दिन में आपका कभी कभी ऐसा पैसा बने भी, बहुत सारे स्टॉक्स में पिछले कुछ समय में बना भी है। बट ये सस्टेनेबल स्केलेबल मॉडल नहीं है जिसमें आपको पैसा बने। तो रैदर आप सवाल ये पूछिए कि हम क्या वैल्यूएशन दे रहे हैं, 3 साल में क्या नंबर्स आ जाएंगे। जब कोई बोलता है बहुत बढ़िया स्टोरी है, तो उसको जस्टिफाई करने दीजिए कि 3 साल में आप नंबर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो होता है या नहीं होता है वो तो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट बोलिए तो सही कि बॉलपार्क नंबर है क्या। खाली बहुत अच्छा लगता है पे स्टॉक ले लिए जाते हैं। दिस इज स्टुपिडिटी एक्चुअली। अच्छा देखो, जैसे अभी 3000 पॉइंट निफ्टी करेक्ट हो गया ना, तो उस 3000 पे जो वैल्यूएशन मिल रही थी सभी इस कंपनियों को, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, वो अभी 3000 पॉइंट नीचे तो मिलेगी नहीं। अब निवेशक डर इसलिए जाते हैं
तो जो वैल्यूएशंस अभी मिल रही है वो और नहीं मिलेंगी इस हिसाब से। तो सर आप अगर आइडेंटिफाई करें मौजूदा स्तरों पे स्टॉक्स, तो आप उनमें क्या चीजें देखोगे कि आपको लगे हाँ वैल्यूएशंस भी ठीक आ गई हैं आने वाले समय के लिए कंपनी में, आप ऐसा क्या देखोगे जो मौजूदा स्तरों पे आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो? ये अलग अलग मापदंड होते हैं। प्लेन सिंपल अगर आपको रखना है, जो प्लेन नॉर्मल इन्वेस्टर ट्रैक कर सके, तो कोशिश करिए ये देखने की कि आपका पीईजी 1 के नीचे आपको मिले प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ। अगर वो मिलता है तो, नहीं भी मिलता है तो एटलीस्ट ये समझने की कोशिश करिए। जैसे मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देके समझाता हूँ। होनासा हम लोग अभी रिकमेंड कर रहे हैं, हमें लगता है काफी बढ़िया बेट है। तो होनासा एक अलग टाइप का बिजनेस है, जैसे ओला पेटीएम, इस जोन में आप उनको डाल सकते हैं, नॉट टिपिकली बट न्यू एज बिजनेसेस के हिसाब से। तो होनासा में अभी एक करेक्शन आई है, आप ऊपर से काफी बड़ी करेक्शन आई है, क्योंकि वो अपने लॉजिस्टिकल सिस्टम को रीअलाइन कर रहे हैं, फिजिकल स्टोर्स की तरफ भी शिफ्ट कर रहे हैं। तो उसमें स्टॉक काफी करेक्ट हुआ है। अब हमें एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे हमें लगता है वो भी इस वक्त पे है, शायद 2 या 3 टाइम ईवी टू सेल्स पे वो आपको मिल रहा है। पीक पे 7 या 8 टाइम ईवी टू सेल्स पे मिलता था। तो जैसे जैसे ये बिजनेस नॉर्मलाइज होता है, क्या हम मानते हैं कि होनासा का बिजनेस पीक आउट हो गया है, यहाँ से बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं आएगी? नहीं, हम ये मानते हैं कि सिर्फ अभी एक प्रोडक्ट जो मामा अर्थ है वो सक्सेसफुली डेल्व कर रहा है। बाकी 4-5 ऐसे उनके और प्रोडक्ट्स हैं जो सक्सेसफुली मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। टोटल टैम के मुकाबले वो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, तो वहाँ वो ग्रोथ ला सकते हैं। तो 2-3 साल में ग्रोथ काफी तगड़ी है। तो जैसे ये नंबर्स नॉर्मलाइज होंगे, इनको जो मल्टीपल मिलता है वो भी नॉर्मलाइज होगा। तो सिंपली 50%, 60% एप्रिसिएशन तो आपको जो ईवी सेल्स का मल्टीपल है वो नॉर्मलाइज होने पे आपको मिल जाएगा। ये एक तरीका है न्यू एज कंपनीज को देखने का। अगर आप ट्रेडिशनल कंपनी देख रहे हैं, आज आप मारुति देखते हैं, मारुति को हिस्टोरिकली 20, 25, 30 के आसपास के मल्टीपल्स मिले हैं। अभी मारुति आपको एग्जैक्टली मुझे याद नहीं किस मल्टीपल पे मिल रहा है, बट आपको अगर 20 या 21 टाइम पे मिल रहा है तो इट्स अ डिसेंट बेट। और फॉरवर्ड ग्रोथ में अगर कोई चेंज नहीं है, जो हिस्टोरिकली उन्होंने ग्रो किया था, जो मीडियन प्रोजेक्शंस अवेलेबल है, तो इसी हिसाब से हम लोग हीरो मोटो को आप रिकमेंड कर रहे हैं। वहाँ हमें लगता है मीडियन वैल्यूएशंस हैं, और जैसे जैसे नंबर्स थोड़े इंप्रूव होते हैं, टू व्हीलर इन्वेंट्री साइकिल वगैरह, वहाँ बहुत बढ़िया हो सकता है। तो अलग अलग मापदंड है, कहीं आप री रेटिंग पे प्ले करते हैं, कहीं आप री वैल्यूएशन पे प्ले करते हैं, कहीं आप बहुत एबनॉर्मल ग्रोथ पे प्ले करते हैं। तो जब 2 साल पहले हम डिफेंस बोलते थे तो बहुत लोगों को नहीं समझ में आता था कि ऐसा क्या हो जाएगा डिफेंस में। अभी सबको डिफेंस लेना है, तो हम उतने बुलिश नहीं है। तो अलग अलग, और सबके अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, आप कैसे डिफाइन करते हैं। बट हर इन्वेस्टर को ये जरूरी है कि आप उस प्रोसेस को डिफाइन करें कि आप करना क्या चाहते हैं और किस प्रोसेस से आप कंफर्टेबल है। मैंने जानबूझ के प्रश्न पूछा था, वो इसलिए क्योंकि ना हमारे जो व्यूअर्स है ना ज्यादातर, वो एक भाव पे लेते हैं, नीचे आता है तो स्टॉप लॉस कटवा के अच्छे से अच्छे स्टॉक में परेशान रहते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस, बहुत परेशान रहते हैं और हम्म। अल्टीमेटली सरेंडर करके बाहर निकल जाते हैं। समय नहीं देना ना, समय नहीं देना। और आप बात कर रहे हो 3 साल 5 साल में मार्जिन इंप्रूव होंगे, उसके बाद टर्न अराउंड स्टोरी बनेगी। तो मैं सच में आप जस जो आप बोलना चाहते थे, मैं वो दर्शकों को सुनवाना जानबूझ के चाहता था कि हाँ इस तरीके से स्टॉक्स का चयन किया जाता है लंबी अवधि के लिए। लेकिन सर अभी जैसे आपने कुछ नाम लिए हैं, ये Q3 अर्निंग सीजन जो अभी बीता है टिल नाउ, आपको कैसा लगा ये Q3 अर्निंग सीजन? और कहाँ पर आउट परफॉर्मेंस आती नजर आती है और क्या एक्सपेक्टेशंस है, कौन से सेक्टर्स अभी डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे? देखिए, क्लियर कट आईटी के जो आउटलुक निकल के आ रहे हैं वो तो काफी पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड। ज्यादातर कंपनीज ने डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की रिटर्न की बात की है। यूएस में हार्ड लैंडिंग मोस्ट प्रोबेबली अवॉइडेड है, तो ये दोनों चीजें आईटी के लिए तो सर्टेनली पॉजिटिव है। वैल्यूएशन वाइज जो दूसरा सवाल है कि अब जो भाव हम दे रहे हैं, शायद फ्रंटलाइन आईटी में बहुत ज़्यादा स्कोप आपको नहीं दिखाई दे पैसा बनाने का। लेकिन कुछ मझौली मिड कैप स्मॉल कैप स्टोरीज में शायद वो स्कोप रहे। तो मैस्टेक हो गया, एम्फेसिस हो गया, इस टाइप की स्टोरीज में शायद यूएस रिवाइवल और बीएफएसआई के रिवाइवल के संग जो उनकी लिंकिंग है वो काफ़ी स्ट्रांग हो, इंटरलिंकिंग, तो उसका फायदा वहाँ पे शायद आपको ज़्यादा मिले। बी सॉफ्ट जैसी एक स्टोरी है, वो भी मिड कैप स्मॉल कैप नेम में आता है, वहां भी मुझे लगता है कि वैल्यूएशन कंफर्ट है इन दामों पे। बट कोफोर्ज, परसिस्टेंट, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, हालांकि एचसीएल टेक और विप्रो हमने डेटा सेंटर्स की थीम के संग अलाइन कर रखा है, तो लॉन्ग टर्म हो सकता है काफी अच्छा हो। लेकिन अगर दोनों में से मुझे एक चुनना हो तो मुझे लगता है विप्रो जिन वैल्यूएशन पे अवेलेबल है वो प्रोबेबली बेटर है। तो आईटी तो सर्टेनली एक स्पेस होनी चाहिए, जिसको ये क्वार्टरली रिजल्ट सीजन से अगर आप एक लिंक लेना चाहते हैं कि कितना बढ़िया है। और अभी 20 दिन हुए हैं, मेरे हिसाब से ज्यादातर नंबर्स तो अगले 10-15 दिन में ही आएंगे।
तो और ज़्यादा क्लैरिटी इमर्ज होगी। बट सिमिलरली हमें लगता है कि शायद एग्रीकेम एक स्पेस हो सकती है जहाँ पे रिवाइवल आना चाहिए, जैसे जैसे जो आपकी चैनल इन्वेंट्री है वो नॉर्मलाइज हो रही है। हालांकि ये एक ऐसी थीम है जो शायद हम ऑलरेडी 6 या 9 महीनों से बात कर रहे हैं कि इन्वेंट्री चैनल नॉर्मलाइज होगी, अभी तक हुई नहीं है। बट वो हमारी स्टाइल है, हमको वो पेशेंस परसू करना आता है। हमें लगता है कि वैल्यूएशंस बॉटम ऑफ द टफ, मतलब टफ वैल्यूएशंस पे हैं, और हो सकता है 3-6 महीने आगे पीछे कम ज्यादा लगे। बट एग्रीकेम एक थ्योरी हो सकती है जो हो सकता है इस क्वार्टर ना भी तो अगले क्वार्टर का आउटलुक आपको वहां से भी काफी पॉजिटिव दिखाई दे। शुगर कंपनियों पे बेट लगानी चाहिए। सरकार ने अनाउंसमेंट करी है 10 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट को मंजूरी दी है। कोई पॉजिटिव ट्रिगर आप देखते हो, या फिर अभी ये साइकिल थोड़ी सबड्यूट रहेगी चीनी कंपनियों की? नहीं, जिस तरीके के इंटरनेशनल सप्लाई साइड हम देख रहे हैं, मुझे लगता है एथेनॉल और डिस्टिलरी वाला साइड तो बढ़िया सपोर्ट करेगा बिजनेसेस को। लेकिन सबकी लगभग 50% कमाई शुगर से आती है, और जब सरकार एक्सपोर्ट अलाउ कर रही है तो आप समझ ही सकते हैं कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल साइड पे शायद सप्लाई कंसर्न्स बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि एक सेंसिटिव सेक्टर है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे सेंटिमेंटली थोड़ा बहुत आप पॉजिटिव प्ले कर सकते हैं। बट इंटरनेशनली भी सप्लाई ओवरहैंग है, तो मुझे लगता है शायद शुगर के साइकिल के हिसाब से ये एक बहुत बढ़िया टाइम नहीं है शुगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। बजट से जस्ट पहले कुछ दिनों पहले ही अभी एक अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट नहीं, एक खबर आई थी। और वो खबर जो थी वो थी कि सरकारी कंपनियों में, सरकारी बैंक्स में सरकार जो है वो कुछ अपना हिस्सा बेच सकती है, अलग अलग माध्यमों से बेचेगी। लेकिन क्या इससे कुछ बहुत बड़ी रीरेटिंग होने की संभावना है पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स की? प्योरली इसके बेसिस पे तो नहीं होगी रजत जी। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत नए इन्वेस्टर्स जो आते हैं उसकी वजह से थोड़ा पॉजिटिव रहता है, क्योंकि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज को थोड़ा सपोर्ट भी मिलता है, नया फंड्स ये रेस करते हैं तो। बट आज के दिन जिन बैंकों की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे अगर आप जीएनपी एनपीए लेवल और प्रोविजनिंग लेवल देखें तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। सबके कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज वगैरह एडिक्वेट हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बहुत इमरजेंसी में उन्हें फंड रेस करने की ज़रूरत है। और अभी तक हमने एडवांसेस ग्रोथ में भी वैसा फिलिप देखा नहीं है अक्रॉस द बोर्ड कि जिसकी वजह से बैंक्स को एक बहुत हड़बड़ी रहे पैसा रेस करने की। पॉजिटिव साइड पे ये है कि अगर आप यूको बैंक, यूनियन बैंक जैसे नाम जो मैंने फिलहाल में देखे हैं, मुझे लगता है कितना 0.7 0.8 टाइम्स प्राइस टू बुक पे अवेलेबल है, और एनपीए या क्रेडिट कॉस्ट का कोई ऐसा ज़्यादा प्रेशर वहाँ पे है नहीं। तो मुझे लगता है ये कुछ बैंक्स हैं जहाँ हो सकता है आपको थोड़ा फायदा मिले। बट अक्रॉस द बोर्ड भी मुझे लगता है ज्यादातर पीएसयू बैंक जिन वैल्यूएशंस पे अब अवेलेबल हैं रीसेंट करेक्शन के बाद, वैल्यूएशंस में फ्रॉथ तो नहीं है। तो बहुत ज्यादा री रेटिंग की उम्मीद आप इससे मत करिए। सेंटिमेंटल फ्लो एक दिन का ठीक है, न्यूज़ फ्लो वगैरह से बढ़ गया कर गया, लेकिन उससे कोई मटेरियल इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में नहीं आता है। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से सर्टेनली पॉजिटिव है कि एडिशनल फंड्स वगैरह उनके पास हैं, तो हो सकता है फ्यूचर फंड रेजिंग वगैरह कम करनी पड़े। और प्राइमरीली जो क्रेडिट कॉस्ट साइकिल है वो काफ़ी कंट्रोल में रहा है, तो उसका फायदा इन बैंक्स की वैल्यूएशन में बीच में थोड़ा ज़्यादा हो गया था। सारे के सारे पीएसयू बैंक्स 1.30 पॉइंट 1.25 पौने 2 के आसपास के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे थे। बट अब ये नॉर्मलाइज हो गया है, तो मुझे लगता है इन वैल्यूएशंस पे रिस्क लेने लायक बेट्स हैं। बट सिर्फ इस न्यूज़ के बेसिस पे मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी कोई री रेटिंग की आपको उम्मीद करनी चाहिए। तो डिसइन्वेस्टमेंट्स की कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आप बजट में एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर नहीं, सरकार के पास पर्याप्त पूंजी है, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में कर लेंगे, कोई डिसइन्वेस्टमेंट करने की कोई बहुत बड़ी जरूरत नहीं है? डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे रजत जी, लेकिन पिछली बार के मुकाबले शायद जो टारगेट्स हैं वो काफ़ी हद तक कर्टेल किए जाएं, क्योंकि जो प्लान्स थे उस हिसाब से उतनी बड़ी डिसइन्वेस्टमेंट हो भी नहीं पाई है, और बहुत सारे पॉकेट्स में अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से शायद अभी भी वो डिसइन्वेस्टमेंट हो ना पाए। तो मुझे लगता है एक प्रोबेबिलिटी है कि जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है वो कर्टेल करके काफ़ी हद तक, काफ़ी सब्सटेंशियली कर्टेल करके नीचे लाया जाए। स्टॉक मार्केट के लिए कोई अच्छी खबर आने वाली है या फिर खराब खबर? पिछली बार तो मार्केट बहुत तेज गति से चल रही थी तो कैपिटल गेन भी बढ़ा दिया, एसटीटी भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे लगा दिया। इस बार भी कुछ ऐसी अनाउंसमेंट आएगी, या फिर थोड़ा तरस खा लेंगे वित्त मंत्री, मार्केट की हालत वैसी बहुत नाजुक है? नहीं, मुझे लगता है देखिए, अगर आप कंजम्पशन बूस्ट की बात कर रहे हैं, और जैसा हमने देखा है कि इनकम टैक्स के रेट्स ऑलरेडी जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर है उसकी पेमेंट कॉर्पोरेट से ज़्यादा है, तो मुझे लगता है वहाँ रैशनलाइजेशन काफ़ी समय से ड्यू है। हो सकता है हमें कुछ बेनिफिट्स रियल एस्टेट लोन्स वगैरह के साइड पे भी मिले। तो इन सब के, तो मुझे लगता है टैक्स कट्स, कंजम्पशन बूस्ट और कैपेक्स पे फोकस, ये सब चीज़ें प्ले आउट करेंगी, और काफ़ी इंटरेस्टिंग बजट होना चाहिए इस साल। और लार्जली बाजार के लिए भी पॉजिटिव, कहीं कहीं तो क्या एसटीटी वेस्टीटी रिडक्शन की भी बातें क्लेम की गई हैं। कितना करेंगे वो मुझे नहीं पता, क्योंकि अल्टीमेटली बैलेंसिंग एक्ट उनको प्ले करना है। बट सर्टेनली मुझे लगता है कि काफ़ी एक्टिव रहना चाहिए। और बाजारों के लिए
बहुत पॉजिटिव हो सकता है, कोई डायरेक्ट नहीं है बट इनडायरेक्टली जितनी भी अनाउंसमेंट्स आएंगी वो काफी हद तक काफी पॉजिटिव होनी चाहिए। नहीं, एक बार फिर से कैपिटल गेन्स लगेगा, फिर से बढ़ेगा, और ये एसटीटी कुछ बढ़ेगा इस बार? नहीं देखिए, जनरल कंसेंसस तो ये है कि एसटीटी थोड़ा कम हो सकता है वो और कैपिटल गेन्स में शायद स्टेटस क्वो जैसा रहे। अच्छा, अब हमारे दर्शकों के लिए सर, शरद जी की ओर से बजट पिक्स आपकी, इस बजट को देखते हुए जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, वित्त मंत्री जो भी बजट में अनाउंसमेंट करेंगे उनका असर कौन से स्टॉक्स पे बहुत तगड़ा पड़ सकता है, वो लिस्ट अपनी बता दीजिए, टॉप प्रायोरिटीज। देखिए, कैपेक्स पे फोकस रहना चाहिए, तो मुझे लगता है लार्सन एंड टूब्रो को उसका फायदा मिलना चाहिए। और जिन वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है शायद वो बहुत स्ट्रेच्ड नहीं है। ईवी पे फोकस रहना चाहिए, तो एक वैरॉक इंजीनियरिंग करके कंपनी है, टू व्हीलर ईवीज में उनका फर्स्ट मूवर एडवांटेज है डोमेस्टिक लोकलाइजेशन वगैरह पे। तो मुझे लगता है वैरॉक एक बढ़िया बेट हो सकती है यहाँ से। इसके अलावा एमटार टेक्नोलॉजीज एक बढ़िया बेट हो सकती है। स्पेस रिसर्च वगैरह, स्पेस के प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काफ़ी ध्यान और फोकस रहना चाहिए। न्यूक्लियर भी है, हाइड्रोजन से रिलेटेड भी काम करती है कंपनी। तो मुझे लगता है एमटार एक बेट हो सकती है जिसको फायदा हो। थोड़ा बहुत जीएसटी रैशनलाइजेशन हो सकता है, ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स वगैरह पे हो, तो जैसा मैंने बोला होनासा पे हम लोग बुलिश हैं अभी। तो होनासा एक कंपनी हो सकती है जहाँ से फायदे मिले। और जनरल इंश्योरेंस या खास करके आपकी मेडिकल इंश्योरेंस पे हमें ये उम्मीद है कि कुछ जीएसटी रैशनलाइजेशन हो, जिसकी बात काफी समय से अब तो चल रही है। तो हो सकता है कि कुछ हेल्थ इंश्योरेंस जो कंपनीज हैं उनको फायदा हो। स्टार हेल्थ शायद काफी नीचे आ गया है ऊपर से, तो वहां पे हो सकता है आपको थोड़ी मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो और अनाउंसमेंट के बेसिस पे वहां आपको थोड़ा अपसाइड मिले। शरद जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बजट से पहले अपनी एक्सपेक्टेशंस बताने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।